ओके स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस थर्ड लेक्चर ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज हम सीखेंगे अबाउट कैलोरीमेट्री एंड विल सॉल्व 10 रियली गुड क्वेश्चंस ऑन दिस कंसेप्ट। का सबसे इजी कंसेप्ट है चैप्टर का। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, लेट्स से वी हैव सम लिक्विड, let's say water, and we want to increase the temperature of water from let's say 20 degrees Celsius to 70 degrees Celsius. So students, इस केस में we will have to supply energy or we will have to supply heat to water. तो guys, when water absorbs heat, उसका temperature बढ़ जाएगा। तो heat absorbed by water in this case will be given by Q is equal to ms delta T. guys, बहुत simple equation है। इसमें m is mass of water, S is known as specific heat capacity. Guys, what is specific heat capacity? आपको बताता हूँ। Specific heat capacity is the amount of energy required to raise the temperature of 1 kg of liquid by 1 Kelvin, या फिर 1 kg of any object by 1 Kelvin. फिर से बोलता हूँ, specific heat is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of object by 1 Kelvin. तो guys, यहाँ delta T क्या है? Obviously delta T is change in temperature. तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को यूज करके यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच हीट विल बी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो ये हमारा इक्वेशन है। कैसे आप उल्टा भी सोच सकते हो, इफ वाटर कूल्स फ्रॉम 70 डिग्रीज टू 20 डिग्रीज, तो उस केस में एनर्जी रिलीज होगा। तो उस केस में भी ये सेम इक्वेशन आएगा। सो व्हेन वाटर कूल्स डाउन इट विल रिलीज एनर्जी, एंड इन दैट केस एज वेल हीट रिलीज्ड विल बी गिवन बाय ms डेल्टा टी। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड कंसेप्ट। But students, this is the condition when you want to increase or decrease the temperature of any object. Second case क्या है? If we want to melt any object or if we want to freeze any object, in that case, heat supplied or heat released will be given by m into L. Guys, ये ज़्यादा easy equation है। इसमें m will be mass of the object. तो guys, let's say हम water को ही cool करके ice बना रहे हैं। तो यहाँ पे this m will be mass of water and L will be known as latent heat of fusion. तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीज करते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर आप रिवर्स भी बोल सकते हो। अगर आप आइस को मेल्ट करोगे तो भी यही फॉर्मूला आ जाएगा हीट कैलकुलेट करने का, m into L, where L is latent heat of ice or latent heat of fusion and m will be the mass of ice. तो गैस, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन कंप्लीट हुआ। तो फर्स्ट इक्वेशन इज अबाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, सेकंड इक्वेशन इज अबाउट मेल्टिंग और फ्रीजिंग एनी ऑब्जेक्ट। अब गैस, थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सेम ही है। थर्ड इक्वेशन इज Q is equal to mL, where this time L is latent heat of vaporization. यानी गैस, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बॉइल कर रहे हो या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर कंडेंस कर रहे हो, तो उस केस में आपका ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। तो दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या फिर कई बार ऐसे भी लिखा रहेगा लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। तो अगर आप स्टीम को कंडेंस कर रहे हो पानी बनाने के लिए तो भी आप यही इक्वेशन यूज करोगे, और अगर आप पानी को बॉइल करके स्टीम बना रहे हो तो भी आप यही इक्वेशन यूज करोगे। दिस विल बी अगेन मास। तो गाइस, इतना ही कंसेप्ट है आज के लेक्चर का। इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। लेट मी जस्ट समराइज सो दैट वी कैन स्टार्ट विद क्वेश्चंस। गाइस देखो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रेस कर रहे हो तो हीट सप्लाइड विल बी ms डेल्टा टी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो हीट विल बी रिलीज्ड, सेम इक्वेशन आएगा ms डेल्टा टी, वेयर s इज स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट। गाइस, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? आप थोड़ा इंटरेक्शन करोगे, प्लीज ट्राई करना। स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg of object by 1 degree Celsius. Really good. Guys, specific heat is the amount of energy required to raise the temperature of object by 1 degree Celsius and object का मास होना चाहिए 1 kg. तो guys, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट एब्जॉर्ब्ड होगा, और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो हीट रिलीज्ड होगा। दोनों केस में इक्वेशन आएगा Q is equal to ms डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स, अगर आप ऑब्जेक्ट को मेल्ट कर रहे हो या फिर अगर आप ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर रहे हो, लेट्स से गाइस हमारे पास लिक्विड है, हम उसको फ्रीज कर रहे हैं, तो वाटर को फ्रीज करके आइस बना रहे हैं, या फिर आइस को मेल्ट करके वाटर बना रहे हैं, दोनों केस में ये इक्वेशन आएगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है, जब आप वाटर को फ्रीज करके आइस बना रहे हो तब एनर्जी रिलीज होगा, और जब आप आइस को मेल्ट करके वाटर बना रहे हो तब आपका एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो उस केस में इक्वेशन आएगा Q is equal to m into L, where m is mass of ice or water and L is the latent heat of fusion. सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आप वाटर को बॉइल करके स्टीम बना रहे हो
या फिर आप स्टीम को कंडेंस करके वाटर बना रहे हो, तो वापस सेम इक्वेशन आएगा Q इज इक्वल टू M इंटू एल. इस बार L इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. इसमें वापस वही कंसेप्ट है कि अगर आप वाटर को बॉईल कर रहे हो स्टीम बनाने के लिए तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, और अगर आप स्टीम को कंडेंस कर रहे हो वाटर बनाने के लिए तो एनर्जी रिलीज होगा. तो गाइस मैं काम करता हूँ, ये जो मैंने आपको कंसेप्चुअल चीजें बताई है ये भी लिख के देता हूँ सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. सब लोग लिखना, इफ टेम्परेचर राइजेस heat is absorbed. If temperature rises, heat is absorbed. तो guys Q will be taken as positive. हमने thermodynamics chapter में देखा है that whenever heat is absorbed into the system, Q is taken as positive. Second, whenever you will melt an object, again heat will be absorbed. Let's say you are melting ice, तो heat absorb हो जाएगा. And whenever you are vaporizing a liquid, which means you are boiling a liquid, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं boiling. तो इस केस में भी स्टूडेंट्स हीट इज एब्जॉर्ब्ड. तो ये तीनों केस में आपको एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड करना पड़ेगा. सिस्टम विल एब्जॉर्ब एनर्जी. बाकी के जो 3 केसेस हैं उसमें एनर्जी रिलीज होगा, तो वो एक साथ लिख देते हैं. सो गाइस इफ टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉल्स तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड. ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स. उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट फ्रीज हो रहा है, यानी गाइस आपका सपोज लिक्विड है और वो फ्रीज होकर सॉलिड बन रहा है, तो इसमें भी एनर्जी रिलीज हो जाएगी. एंड फाइनली स्टूडेंट्स अगर आपका वेपर जो है वो कंडेंस हो रहा है, स्टीम कंडेंस होके वाटर बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंडेंसेशन. तो उस केस में भी गाइस एनर्जी विल बी रिलीज्ड. तो बस हमें कन्वेंशन पता होना चाहिए और ये सब लॉजिकल है. अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपके लिक्विड को ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो लिक्विड अपना एनर्जी कम कर रहा है, तो इसका मतलब आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है. तो सब कुछ लॉजिकल है. अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करना है तो आपको उसको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा टू गो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. अगर ऑब्जेक्ट फ्रीज हो रहा है या फिर लिक्विड फ्रीज होके सॉलिड बन रहा है तो वह एनर्जी रिलीज करेगा बिकॉज वो कम एनर्जी स्टेट में जा रहा है. तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड एनर्जी रिलीज्ड. एंड कोई भी क्वेश्चन आज का सॉल्व हो जाएगा बाय यूजिंग दीज 2 इक्वेशंस mh डेल्टा t एंड m इंटू एल. एक और कंसेप्ट गाइस, और ये भी हम अच्छे से लिख लेते हैं. गैस जब भी ऑब्जेक्ट मेल्ट होता है या फिर जब भी ऑब्जेक्ट या फिर लिक्विड बॉईल होता है तो उस टाइम पे आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है जब तक कि पूरा ऑब्जेक्ट मेल्ट ना हो जाए या फिर जब तक कि पूरा लिक्विड बॉईल ना हो जाए. इसको मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से बताता हूं. गैस सपोज ये लिखना मत, सपोज हमारे पास 5 ग्राम्स ऑफ आइस है. अगर सपोज आपने इसको हीट किया तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना चालू हो जाएगा. पर प्रॉब्लम क्या है कि जब तक पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए तब तक सिस्टम का टेम्परेचर 0 डिग्रीज ही रहेगा. सपोज आपका 4 ग्राम्स आइस मेल्ट हो चुका है तो भी गैस आपके पास अभी 1 ग्राम आइस बाकी है, तो भी आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्रीज ही रहेगा, वो अभी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा. जब आपका पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा उसके बाद टेम्परेचर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग अगर तुम फर्दर हीट प्रोवाइड करते हो. सिमिलर लॉजिक गाइस बॉइलिंग में भी है. सपोज गाइस यू हैव 1 kg ऑफ वाटर एंड यू वांट टू बॉईल इट. तो गाइस वाटर कौन से टेम्परेचर पे बॉईल होता है? वाटर बॉईल होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो अगर तुम 100 डिग्रीज पे वाटर को बॉईल कर रहे हो तो जब तक ये पूरा वाटर बॉईल ना हो जाए तब तक टेम्परेचर ऑफ सिस्टम 100 ही रहेगा. यानी गाइस आपका टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट मेल्टिंग और बॉइलिंग या फिर वाइस वर्सा एट फ्रीजिंग और कंडेंसेशन. तो जब तक पूरा क्वांटिटी मेल्ट ना हो जाए या फिर पूरा क्वांटिटी बॉईल ना हो जाए टेम्परेचर सेम रहेगा. एंड जब तक पूरा क्वांटिटी फ्रीज ना हो जाए या फिर पूरा क्वांटिटी कंडेंस ना हो जाए टेम्परेचर सेम रहेगा. यहाँ पे गाइस वो लिख देते हैं, लिखना टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग. टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग. एंड गाइस ये कंसेप्ट में आपको बताने का रीजन क्या है, इसको क्वेश्चन के एप्लीकेशन में हम अच्छे से यूज कर सकते हैं. और एक और चीज आप नोटिस करना, इसीलिए गाइस मेल्टिंग और बॉइलिंग के इक्वेशन में डेल्टा टी का टर्म नहीं है. गाइस देखो जब आप मेल्ट करोगे तब आप क्या इक्वेशन यूज करोगे? m इंटू एल. इसमें डेल्टा टी का टर्म नहीं दिख रहा क्योंकि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. जब आप बॉईल करते हो या फिर कंडेंस करते हो तो फॉर्मूला क्या है वापस m इंटू एल. इसमें भी डेल्टा टी का टर्म नहीं दिख रहा. आपको डेल्टा टी का टर्म कब दिखेगा? जब आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसमें आपका इक्वेशन आएगा mh डेल्टा टी फॉर हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड. एंड अगर आपका मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग है तो इक्वेशन आएगा m इंटू एल. इसमें डेल्टा टी का टर्म नहीं है बिकॉज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग. गाइस वी आर रेडी टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस टुडे. यहाँ तक हमारा कंसेप्ट पूरा डिस्कस हो चुका है. आपको क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो यस लिखना.
पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 ओवरऑल ऑफ दिस चैप्टर। आप प्लीज क्वेश्चन रीडिंग में मेरे को हेल्प कर देना। ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 31। यस प्लीज गो अहेड। A stationary object at 4 degrees Celsius and weighing 3.5 kg falls from a height of 2000 meters on snow mountain at 0 degrees Celsius. If the temperature of the object just before hitting the snow is 0 degrees Celsius and the object comes to rest immediately, then the quantity of ice that melts is given acceleration due to gravity is 10 meters per second square and latent heat of ice is 3.5 into 10 raised to 5 joules per kilogram. थैंक यू सो मच गाइस। देखो यहाँ पे है ना, ये सीईटी 2025 का क्वेश्चन है। रियली नाइस क्वेश्चन टू स्टार्ट टुडेस लेक्चर। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। उन्होंने हमें क्वेश्चन में गाइस क्या दिया, आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक पर्टिकुलर हाइट से फॉल कर रहा है। तो गाइस जब ऑब्जेक्ट हाइट पे रहता है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जब ऑब्जेक्ट आइस को हिट करेगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरी कन्वर्ट हो जाएगी और वो हमारे आइस को मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आइस मेल्ट होना चालू होगा। तो ये हमारा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। इसका मतलब स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्व करना है। तो सब लोग यहां लिखना क्वेश्चन नंबर 31, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग इज mgh. दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी विच विल बी एब्जॉर्ब बाय आइस। तो गाइस आइस कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा मेल्टिंग के टाइम पे, उसका इक्वेशन आता है m into l। गाइस नोटिस करना दोनों तरफ m अलग है, आप गलती से कैंसिल मत कर देना। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास विच इज फॉलिंग। तो यहाँ पे ये जो मास है ये वो ऑब्जेक्ट है जो फॉल कर रहा है। यहाँ पे जो मास है दिस इज द मास ऑफ आइस दैट इज गोइंग टू मेल्ट। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है हाउ मच आइस इज गोइंग टू मेल्ट। तो हम लोग को कैसे इस क्वेश्चन में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको, लेकिन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट क्या है? द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट is the gain in heat energy for ice and ice is going to use that heat energy for melting। तो जब भी मेल्ट हो रहा है तो उस केस में हमारा इक्वेशन क्या बनता है हीट का m into l। हाँ, हम लोग को जब टेम्परेचर चेंज होता है तब हमें mh डेल्टा t लिखना होगा, पर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ आइस मेल्ट हो रहा है। तो इसलिए हमने हीट एनर्जी में क्या लिखा है m into l एंड लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mgh। अब बस गाइस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है उसका मास उन्होंने दिया है 3.5, यहाँ लिखना 3.5 इंटू जी का वैल्यू 10 है एंड गाइस हाइट इज 2000 मीटर्स एंड राइट साइड में गाइस जो m है दैट इज मास ऑफ आइस दैट इज गोइंग टू मेल्ट। ये हमें नहीं पता, वो हम कैलकुलेट करेंगे अभी। एंड गाइस यहाँ पे l का वैल्यू दिया है 3.5 इंटू 10 raised to 5। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेशन बहुत आसान है, दोनों तरफ 3.5 कैंसिल हो जाएगा, फिर 10 raised to 5 को आप लेफ्ट में डिवाइड कर दो तो आपको मास ऑफ आइस मिल जाएगा 0.2 kg। अब गाइस उन्होंने ग्राम्स में दिया है आंसर, तो हमारा मास ऑफ आइस हो जाएगा 200 ग्राम्स। दिस इज द फाइनल आंसर। गाइस रियली गुड क्वेश्चन टू स्टार्ट टुडेस लेक्चर। ये मेरे को क्वेश्चन अच्छा लगा बिकॉज कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग इज इक्वल टू गेन इन हीट एनर्जी फॉर आइस एंड आइस मेल्ट हो रहा है, इसीलिए हमने हीट एनर्जी में फॉर्मूला लिखा है m into l एंड दिस इज लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh। फिर हम बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और हमें मास ऑफ आइस मिल गया 0.2 kg विच इज 200 ग्राम्स। इसी के साथ गाइस आज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 32 ओवरऑल ऑफ दिस चैप्टर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको पहला क्वेश्चन क्लियर है तो यस लिखना। अभी सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस कल्याणी प्लीज सेकंड क्वेश्चन रीड करना। The quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper spheres of radii R1 and R2, where R1 equals 1.5 R2 through 1 Kelvin are in the ratio। गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, पर अच्छा क्वेश्चन क्यों है? बिकॉज इसमें आपका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। गाइस उन्होंने क्या बोला है, देयर आर टू कॉपर स्फीयर्स और उनके रेडियस का रेशियो दिया है। तो सब लोग लिखना R1 upon R2 इज इक्वल टू 1.5, ये दिया है। गाइस लकीली बोथ स्फीयर्स आर ऑफ कॉपर, तो इसका मतलब दोनों का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा वो सेम होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 1 केल्विन। तो ये दोनों कॉपर के हैं तो दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है। तो गाइस यहाँ पे क्योंकि हम टेम्परेचर रेज कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। लिखो Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि दोनों स्पीयर्स का टेम्परेचर रेज करना है बाय 1 केल्विन। तो सब लोग यहाँ मार्क करना कि डेल्टा टी जो है वो 1 केल्विन है।
अब गैस दोनों स्पीयर कॉपर के हैं, तो इसका मतलब दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी सेम। तो गैस यहाँ पे अभी हमें इक्वेशन देख के समझ में आ रहा है कि दोनों केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगा और दोनों केस में डेल्टा टी भी सेम है 1 केल्विन। इसका मतलब दोनों केस में हीट विल बी प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहाँ पे आप लिखना हीट सप्लाइड विल बी प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ स्पीयर। अब गैस मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो हीट विल बी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। नाउ गैस बिकॉज बोथ स्पीयर्स आर ऑफ कॉपर, तो दोनों का डेंसिटी सेम रहेगा। इसका मतलब एक्चुअली हीट इज ओनली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दो स्पीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। सो विच मीन्स दैट हीट सप्लाइड विल बी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। गैस ये आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया है। दिस इज अ नीट क्वेश्चन, मतलब ये बिटसेट लेवल का क्वेश्चन है और ये एक्चुअली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा बिकॉज इट गिव्स यू गुड कॉन्फिडेंस इन योर बेसिक कंसेप्ट कि यार हीट सप्लाइड का फॉर्मूला क्या होता है? mh डेल्टा टी व्हेन यू आर रेजिंग टेम्परेचर। तो हमें टेम्परेचर रेज करना है 1 केल्विन से। दोनों केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है क्योंकि दोनों स्पीयर कॉपर के हैं। तो हीट इज प्रोपोर्शनल टू मास क्योंकि बाकी के दोनों टर्म्स सेम है। तो अब मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दोनों कॉपर के स्पीयर है तो दोनों का डेंसिटी भी सेम है। तो हीट सप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी हीट सप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इसका मतलब गाइस अभी हमें Q1 अपॉन Q2 का रेशो लेना था, तो लिखो Q1 अपॉन Q2 वुड बिकम इक्वल टू R1 अपॉन R2 होल क्यूब। तो गैस ये हो जाएगा 1.5 का क्यूब। 1.5 इज नथिंग बट 3/2। 3/2 का क्यूब विल बिकम 27/8। तो गैस दिस इज द फाइनल आंसर। ये ऑप्शन उन्होंने दिया था। सो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड क्वेश्चन। गाइस अगर आपको पहले दो क्वेश्चन इजीली समझ में आए हैं तो मैं बहुत खुश हूं, बट रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। ऑल्दो कंसेप्ट इजी है पर बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम आगे करने वाले हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखो। वापस आपको भी बोलूंगा प्लीज ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना। वो कंसेप्ट जब तक हम लोग पूरा कवर नहीं करते हैं ऑल क्वेश्चंस, तब तक हमें थोड़ा न्यूट्रल माइंडसेट रखना है। लेट्स मूव अहेड टू द थर्ड क्वेश्चन। ओवरऑल 33rd क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये हमारा 27/8 आंसर आ गया था। आज का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यस कल्याणी प्लीज रीड करना थर्ड क्वेश्चन। A piece of ice falls from a height h so that it melts completely. Only 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice, and all energy of ice gets converted into heat during its fall. The value of h is given. Latent heat of heat is 3.4 into 10 raised to 5 joules per kg, and g equals 10 Newton per kilogram. गैस देखो वापस सिमिलर क्वेश्चन है टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव डन, पर इसमें एक वेरिएशन है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है। इसको स्टार मार्क भी करूंगा। दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम नीट एग्जाम, मतलब ये बिटसेट लेवल क्वेश्चन है। और देखो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन सिमिलर टाइप का आ सकता है। उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? आइस इज फॉलिंग फ्रॉम सम हाइट। गैस जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसमें अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट वाज फॉलिंग और वो आइस के ऊपर फॉल कर रहा था। इस बार आइस इटसेल्फ इज फॉलिंग, तो इस बार हमारा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आइस का ही होगा। तो गैस आइस इज फॉलिंग फ्रॉम सम हाइट h, तो आइस का लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? आइस का लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। अब वो बोल रहे हैं करके इसका जो 1/4 है, मतलब mgh/4, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा आइस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अभी आइस मेल्ट करना चालू करेगा। अच्छा जब आइस मेल्ट करेगा तो उसका इक्वेशन क्या आएगा? m × l। तो स्टूडेंट्स आपको क्या समझना है कि पहले वाले क्वेश्चन में दोनों तरफ मास कैंसिल नहीं हो रहा था, बिकॉज पहले वाले क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में अलग ऑब्जेक्ट था और वो ऑब्जेक्ट आइस के ऊपर फॉल किया और आइस मेल्ट कर रहा था, वो राइट साइड में लिखा था। इस बार क्या है? वो आइस जो फॉल कर रहा है उसका खुद का पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है और उसके पोटेंशियल एनर्जी के लॉस का 1/4 वो खुद एब्जॉर्ब कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसका मतलब गाइस ये क्वेश्चन ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, लेकिन इसमें ज्यादा मिस्टेक हो सकती है बच्चों से। यहाँ पे आपको क्या करना है? दोनों तरफ मास कैंसिल करना है बिकॉज ये वो सेम आइस है। अब गाइस बस आपको h निकालना था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h विल बिकम इक्वल टू 4l/g। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो गाइस यहाँ आंसर आएगा 4 इंटू l का वैल्यू है 3.4 इंटू 10⁵, g इज 10। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका हाइट कितना आ जाएगा देख लो, 3.4 इंटू 4 इज 13.6, तो यहाँ पे आ जाएगा 13.6 इंटू 10⁴ आ जाएगा। तो दिस इज 136 किलोमीटर्स, क्योंकि 136 इंटू 10⁵ बचेगा मीटर्स में, तो 136 किलोमीटर्स इज द आंसर। कैसे इसको कंसेप्चुअली आपको समझाना चाहूंगा। व्हेन आइस इज फॉलिंग फ्रॉम सम हाइट, उसका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो बाकी का एनर्जी कहाँ गया? क्योंकि 1/4 तो इधर आ गया हीट के फॉर्म में, बाकी का एनर्जी यूज हो जाएगा टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ आइस।
गाइस देखो, पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, बट ये क्वेश्चन कंसेप्चुअली इतना अच्छा है, हाँ मैं अग्री करता हूँ मैथमेटिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर कंसेप्चुअली इतना अच्छा है कि जब आइस आपका फॉल कर रहा है तो उसका 1/4 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का लॉस इज कन्वर्टिंग इनटू हीट जो वो खुद एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब भी आइस मेल्ट होता है तो हम इक्वेशन क्या लिखते हैं हीट के लिए, वी डू नॉट राइट mh डेल्टा टी, वी विल राइट m इंटू एल। तो यहाँ पे आपका फिर दोनों तरफ मास कैंसिल हुआ, सॉल्व करके गए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके h का वैल्यू मिल गया विच इज 136 किलोमीटर। तो बस 3 क्वेश्चंस हो गए, अभी 4th क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब गाइस मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि इस पॉइंट के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना, बिकॉज अभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो यस लिखना। अभी 4th क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का। थैंक यू सो मच। यस कल्याणी रीड करना क्वेश्चन नंबर 34। Steam at 100 degrees Celsius is passed into 20 grams of water at 10 degrees Celsius. When water acquires a temperature of 80 degrees Celsius, the mass of water present will be. Take specific heat of water is equal to 1 calorie per gram per degree Celsius and latent heat of steam is 540 calories per gram. गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से कंसेप्ट एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। प्लीज राइट डाउन गाइस क्वेश्चन नंबर 34। स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने हमें दिया है दैट वी हैव स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड वी ऑल्सो हैव वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट्स उन्होंने वाटर का मास हमें दिया है तो आप भी लिखना वाटर का मास हैज बीन गिवन एज 20 ग्राम्स एंड स्टूडेंट्स स्टीम का मास नहीं पता, स्टीम का मास इज m, तो हमें एक्चुअली यहाँ पे m कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, व्हेन यू मिक्स स्टीम एंड वाटर इन दिस केस तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज 80 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, आपको कंसेप्ट बताता हूं, पहले कंसेप्चुअली सब लोग सुनना। स्टीम पहले क्या करेगा, खुद को कंडेंस करेगा टू फॉर्म वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको क्या बताया था कि बॉइलिंग या कंडेंसेशन पे टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे तब टेम्परेचर 100 ही रहेगा, तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी। मैंने आपको लिख के दिया था कि कंडेंसेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड, तो स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा 100 डिग्रीज पे, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। फिर वो जो वाटर फॉर्म हुआ है 100 डिग्रीज पे वो अपना टेम्परेचर कम करेगा अप टू 80, तो उसमें भी एनर्जी रिलीज होगा बिकॉज व्हेनेवर टेम्परेचर फॉल्स एनर्जी इज रिलीज्ड। मतलब गाइस 2 केसेस में एनर्जी रिलीज होने वाली है, तो मैं लिख देता हूं। पहले स्टीम कंडेंस होकर वाटर बनाएगा, इसमें एनर्जी रिलीज होगी m इंटू एल, प्लस फिर वही वाटर अपना टेम्परेचर कम करेगा फ्रॉम 100 टू 80, उसमें भी एनर्जी रिलीज होगी ms डेल्टा टी। सो दीज आर द 2 केसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ये एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा, गाइस ये एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब बाय वाटर व्हिच इज एट 10 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए उसका टेम्परेचर बढ़ गया है। सी आई बिलीव इन ऑलवेज ट्राइंग टू गिव यू अ कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन। यहाँ कंसेप्चुअली आपको बता रहा हूँ कि भाई देखो ये स्टीम कंडेंस हुआ, पानी बना 100 डिग्रीज पे, उसने एनर्जी रिलीज करी, फिर वही पानी 100 से 80 पे आ रहा है, टेम्परेचर कम कर रहा है, तो उसमें भी एनर्जी रिलीज होगी। तो 2 बार एनर्जी रिलीज होने वाली है, और ये 2 बार जो एनर्जी रिलीज हुई है ये पूरी एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब बाय वाटर। तो वाटर का जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है वो कितना होगा, इट विल अगेन बी गिवन बाय द सेम इक्वेशन ms डेल्टा टी। बस फर्क क्या है, राइट साइड में जो आप मास लिख रहे हो दैट इज द मास ऑफ वाटर विच वाज प्रेजेंट एट 10 डिग्री सेल्सियस, एंड लेफ्ट साइड में जो आप मास लिख रहे हो ये ms डेल्टा टी में, दिस इज द मास ऑफ स्टीम which was condensed and now is decreasing its temperature from 100 to 80। तो गाइस एक बार लास्ट टाइम बता दूं ताकि आपका कंसेप्ट एकदम सुपर अमेजिंग हो। दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन स्टीम इज कंडेंसिंग इनटू वाटर एट 100। दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड when the water that is formed is decreasing its temperature from 100 to 80, and this entire energy which is released is absorbed by water which was at 10 degree Celsius to raise its temperature to 80 degree Celsius। तो ये हमारा कंसेप्ट है। अब गैस बस हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। गैस L का वैल्यू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ स्टीम ये 540 दिया है, तो आप यहाँ लिखना मेरे साथ m इंटू 540 प्लस फिर गैस यही वो मास है तो वो अननोन है, तो m लिख दो जो टेम्परेचर फॉल कर रहा है 100 से 80 पे, तो ये m अननोन है, तो m इंटू फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है 1। गैस हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्यों ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे अभी स्टीम वाटर बन चुका है, अब ये वाटर अपना टेम्परेचर कम कर रहा है, तो इसीलिए वाटर का स्पेसिफिक हीट लेना है, वो उन्होंने 1 दिया है। एंड गैस टेम्परेचर का चेंज हो जाएगा 20, 100 से 80 पे आना है, तो डेल्टा टी इज 20, ये LHS हो गया। गैस RHS में मास ऑफ वाटर पता है, RHS में वो वाटर है जिसने अपना टेम्परेचर राइज किया है, तो उसका मास है 20 ग्राम्स, तो RHS में आप लिखना 20 इंटू
फिर से स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 एंड RHS में चेंज इन टेम्परेचर इज 70, क्योंकि 10 डिग्री से हम लोग 80 डिग्री तक जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इसका कैलकुलेशन देखते हैं, तो आएगा 540 m प्लस 20 m, दिस इज 560 m, दिस इज इक्वल टू 1400। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1400 अपॉन 560। अब यहाँ पे गैस आपको देखना है कि सिंपल कैलकुलेशन है, 14 10s एंड 14 4s 10 अपॉन 4 इज 2.5, यानी गैस मास ऑफ स्टीम वाज 2.5 ग्राम्स। गैस सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेनेशन के बाद इजी लगा होगा, पर वो अगर आपका प्रैक्टिस नहीं इस टाइप के क्वेश्चन का तो एग्जाम में करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज इसमें मास अननोन है। जिसमें मास नोन होता है ना वो क्वेश्चन इजी होता है, इसमें मास अननोन है, तो आपको क्या केयरफुल रहना था कि कितना एनर्जी रिलीज होगा जब स्टीम कंडेंस होगा, आंसर इज मास ऑफ स्टीम इनटू L, और फिर वही स्टीम पानी बना है 100 पे, तो अभी वही मास आपको यहां लेना है जब आप लिखते हो mH डेल्टा T, क्योंकि ये वो पानी है जो 100 डिग्री से अपना टेम्परेचर कम करके 80 डिग्री पे आने वाला है। तो यहाँ पे ये m और ये m वो सेम है, क्योंकि वही स्टीम पानी बना था और ये अननोन है। और RHS में सिंपल है कि जो पानी हमारे पास नोन था 20 ग्राम्स, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो ये वाला जो m है वो 20 ग्राम्स था, स्पेसिफिक हीट 1 था, और RHS में टेम्परेचर राइज है 70। तो आप लिख दो, सॉल्व करके गए हम लोग को मास ऑफ स्टीम मिल गया। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था पता है, हाउ मच मास ऑफ वाटर इज अवेलेबल एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो गैस लिखना टोटल मास ऑफ वाटर दैट इज अवेलेबल, ठीक है गाइस, टोटल मास ऑफ वाटर दैट इज अवेलेबल इज, पहले मास 20 ग्राम्स था पानी का, प्लस ये भी तो 2.5 ग्राम्स जो है ये पानी बन चुका है, तो इसका मतलब गाइस आपके पास टोटल मास ऑफ वाटर दैट इज अवेलेबल इज 20 प्लस 2.5, द आंसर इज 22.5 ग्राम्स। गाइस देखो जो स्टीम था उसका मास कितना आया 2.5 ग्राम्स, और वही स्टीम पानी में कन्वर्ट हुआ था, तो अपने पास 80 डिग्री पे 2.5 ग्राम्स का एक्स्ट्रा पानी है, और वो और स्टार्टिंग का वाटर ये मिला के आपका आंसर आ गया 22.5 ग्राम्स। विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड अ नाइस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये हमारा 4th क्वेश्चन हुआ। अब ऐसे और बहुत क्वेश्चन आगे भी हैं और आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। यहां तक गाइस आपको समझ में आ गया तो यस लिख देना ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू गाइस, रियली मीन्स अ लॉट। क्वेश्चन 35 करते हैं। यस कल्याणी रीड करना। A gun fires a lead bullet of temperature 300 Kelvin into a wooden block. The bullet, having melting temperature of 600 Kelvin, penetrates into the block and melts down. If the total heat required for the process is 625 joules, then the mass of the bullet is dash grams. Given latent heat of fusion of lead is 2.5 into 10 raised to 4 joule per kilogram, and specific heat capacity of lead is 125 joules per kilogram per Kelvin. गाइस बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। मैं टोटली एग्री करता हूं कि ये सेक्शन ऑफ द चैप्टर इजी है, पर हर एक क्वेश्चन अगर आप कंसेप्चुअली कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे देखो आपको कंसेप्चुअली समझाता हूं। यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है एंड अ लेड बुलेट हैज बीन फायर्ड इनटू दिस ब्लॉक। अब लेड बुलेट का जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है। वो बोल रहे हैं कि जब ये ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट करेगा तो फ्रिक्शन की वजह से हीट डेवलप होगा, और उस हीट के वजह से लेड बुलेट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और वो टेम्परेचर पहुंच जाएगा 600 केल्विन पे। और ये टेम्परेचर पहुंचने के बाद में लेड बुलेट विल स्टार्ट मेल्टिंग। तो उन्होंने ये बोला है कि द लेड बुलेट विल एंटर द वुडन ब्लॉक एंड आफ्टर सम टाइम इट विल आल्सो मेल्ट कंप्लीटली। तो यहाँ पे गैस हमें 2 बार एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। पहले हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। टेम्परेचर कहाँ से कहाँ लेके जाना है, 300 केल्विन से 600 केल्विन पे लेके जाना है। तो इसमें गैस जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगा बाय द लेड बुलेट इट विल बी गिवन बाय mH डेल्टा T। गैस देखो अभी धीरे धीरे आपको है ना एक पैटर्न अपने माइंड में बनाना है कि जब भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब हमें mH डेल्टा T लिखना है, और जब भी मेल्टिंग या बॉइलिंग हो रहा है या फिर जब भी फ्रीजिंग या कंडेंसेशन हो रहा है तब हमें m इंटू L लिखना है। इस क्वेश्चन में दोनों करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले लेड हीट एब्जॉर्ब करेगा अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो कितना वो हीट एब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, mH डेल्टा T। उसके बाद लेड और हीट एब्जॉर्ब करेगा प्लस m इंटू L अपने आप को मेल्ट करने के लिए। एंड उन्होंने बोला है ये जो टोटल एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया है इट इज 625 जूल्स। ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस इज 625। अगेन गाइस कंसेप्चुअली करते हैं। दिस इज द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय लेड बुलेट टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 300 to 600. This is the energy absorbed by the lead bullet to now start melting at 600 Kelvin. अब guys बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमें m निकालना है which is the mass of lead bullet.
अब गाइस आप लिख दो m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड दिया है 125, चेंज इन टेम्परेचर है 300। देखो स्टूडेंट्स 300 से 600 केल्विन गया है टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर है 600 माइनस 300 विच इज 300। तो ये ms डेल्टा टी हो गया प्लस m इंटू गाइस व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ लेड, उन्होंने दिया है 25,000, उन्होंने दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁴, तो वो 25,000 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 625। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, 125 इंटू 300 इज 37,500, तो लिखना 37,500 m प्लस 25,000 m इज इक्वल टू 625। गाइस ये जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा 62,500 m इज इक्वल टू 625, तो कैलकुलेशन काफी आसान है, m इज इक्वल टू 1/100 किलोग्राम। गाइस उन्होंने ग्राम्स में पूछा था तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, तो मास ऑफ लेड बुलेट इज एक्चुअली 10 ग्राम्स। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। गाइस जो क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट है वो मैंने आपको 2 बार बता दिया था। तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो यस लिख देना। एक बार बस इतना चीज बोलता हूँ कि यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। मैं बस आपको रिक्वेस्ट क्या करूंगा कि आप ये अपने माइंड में फिट कर दो कि जब भी टेम्परेचर चेंज करना है तो ms डेल्टा टी लिखना है, और जब भी टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, मतलब कि मेल्टिंग करना है तो उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, या बॉइलिंग करना है उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो उसमें m इंटू एल लिखना है। और जब भी आपका मेल्टिंग या बॉइलिंग हो रहा है तो हीट एब्जॉर्ब होगा, और जब भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट एब्जॉर्ब होगा, बाकी केसेस में हीट रिलीज होगा। तो दैट इज द कोर कंसेप्ट ऑफ टुडेस लेक्चर। आप 50% गाइस अभी कर चुके हो। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 36। गाइस ये क्वेश्चन में आपको और अभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में फिर से हम लोग वो लॉजिक यूज करेंगे कि कहाँ पे ms डेल्टा टी लिखना है और कहाँ पे m इंटू एल लिखना है। यस कल्याणी प्लीज रीड करना क्वेश्चन 36। An amount of ice of mass 10 raised to minus 3 kg and temperature minus 10 degrees Celsius is transformed to vapor of temperature 110 degrees Celsius by applying heat. The total amount of work required for this conversion is: take specific heat of ice equals to 2100 joules per kilogram per Kelvin, specific heat of water 4180 joules per kilogram per Kelvin, specific heat of steam 1920 joules per kilogram per Kelvin, latent heat of ice equals 3.35 into 10 raised to 5 joules per kilogram, and latent heat of steam equals 2.25 into 10 raised to 6 joules per kilogram. गाइस देखो ये एकदम क्लासिक क्वेश्चन है जिसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। इसमें वो बोल रहे हैं कि दे हैव आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस और उसको कन्वर्ट करना है इनटू स्टीम एट 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें टोटल देयर विल बी 5 स्टेप्स। मैं आपको 5 स्टेप्स सब बताता हूं और उसके बाद आपको इतना अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन के बाद कि यू विल फील एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कंसेप्ट। देयर आर 5 स्टेप्स। पहले गाइस हम क्या करेंगे, आइस को लेके जाएंगे फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। ये है स्टेप 1। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करके पानी बना देंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे। गाइस आप नोटिस करना जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं होता तब तक आपका टेम्परेचर 0 ही रहा। थर्ड स्टेप में गाइस हम क्या करेंगे, पानी को लेके जाएंगे फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ स्टेप में गाइस हम लोग वाटर को बॉइल करेंगे एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को बॉइल करके 100 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टीम बनाएंगे। फिर से नोटिस करना जब आपका बॉइलिंग हो रहा है तब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। एंड गाइस फिफ्थ स्टेप में हम लोग स्टीम को बॉइल करेंगे या फिर हीट करेंगे एंड 110 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएंगे। तो गाइस दीज आर द 5 स्टेप्स और इन पांचों स्टेप्स में हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, या तो आप मेल्ट कर रहे हो या तो आप बॉइल कर रहे हो। इन सब केस में हीट एब्जॉर्ब्ड है, तो हमें बस क्या करना है, इन सब केसेस का हीट निकालना है और ऐड करना है। तो पहला केस क्या है गाइस, हम लोग आइस को हीट करेंगे फ्रॉम -10 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखो ms डेल्टा टी। तो मैं लिखूंगा m ice s ice डेल्टा टी। दिस इज स्टेप नंबर 1 प्लस सेकेंड स्टेप क्या है गाइस, देखो सेकेंड स्टेप में हम आइस को मेल्ट करेंगे एट 0 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग में गाइस हम लोग क्या इक्वेशन यूज करते हैं, m इंटू एल। तो मैं लिखूंगा m ice l ice। उसके बाद प्लस अब थर्ड स्टेप क्या है, हम पानी को लेके जाएंगे फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम लिखेंगे ms डेल्टा टी, m वाटर s वाटर डेल्टा टी। प्लस फोर्थ स्टेप क्या है, हम वाटर को बॉइल करेंगे एट 100 डिग्री टू फॉर्म स्टीम। तो वापस गैस टेम्परेचर सेम है और यहाँ पे बॉइलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे m वाटर l वाटर या l स्टीम भी लिख सकते हो आप।
तो बेसिकली दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. एंड गाइस लास्ट स्टेप क्या आएगा? लास्ट स्टेप में हम स्टीम का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं फ्रॉम 100 टू 110. फिर से टेम्परेचर चेंज हुआ, मतलब फिर से हम लिखेंगे ms डेल्टा टी. तो m स्टीम s स्टीम डेल्टा टी. गाइस दिस विल बी द टोटल वर्क डन इन दिस प्रोसेस. क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. इसमें अभी बस हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम फाइनल आंसर निकालेंगे. गाइस एक बार आप प्लीज नोटिस करना कि ये जो दो स्टेप हैं, जब आइस मेल्ट हुआ और जब वाटर बॉईल हुआ, इन दो लोकेशंस पे आपको m इंटू एल लिखना है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा. और बाकी के जो 3 लोकेशन है वहां पे आपको ms डेल्टा टी लिखना है. अब आपको बस वैल्यू लेते समय थोड़ा केयरफुली बराबर वैल्यू लेना है. अच्छा, यहाँ सब जगह मास सेम रहेगा, बिकॉज जो आइस है 10⁻³ किलोग्राम, वही वाटर बना तो वाटर का मास भी सेम हुआ, और वही आगे जाके स्टीम बना. तो बेसिकली ये जो सारे मास है ये सब सेम रहेंगे. ये ऑल ऑफ दीज मासेस विल बी 10⁻³ किलोग्राम. सिर्फ फर्क क्या है, सबका स्पेसिफिक हीट अलग है और लेटेंट हीट ऑफ आइस अलग है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम अलग है. तो वो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो गाइस लिखना, मास ऑफ आइस इज 10⁻³ किलोग्राम. स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हैज बीन गिवन एज 2100 एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस इज 10 डिग्रीज. गाइस देखो, आइस -10 से 0 गया है, तो चेंज इन टेम्परेचर आपका जो है आइस का वो 10 डिग्रीज का हो गया. दिस इज स्टेप नंबर 1. प्लस सेकेंड स्टेप में क्या होगा, मास ऑफ आइस अगेन 10⁻³ अब उन्होंने लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया है 3.35 इंटू 10⁵. यहाँ लिखना 3.35 इंटू 10⁵. इसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड स्टेप में क्या हो रहा था, पानी अभी 0 डिग्री से 100 डिग्री तक जाने वाला है. तो मास ऑफ वाटर इज अगेन 10⁻³ किलोग्राम. गाइस उन्होंने स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है 4180, तो आप भी लिखना 4180. एंड वाटर का टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, 100 डिग्री से, तो इंटू 100 लिख देना. उसके बाद स्टूडेंट्स फोर्थ स्टेप में वाटर बॉईल हो रहा है, तो वाटर का मास वापस 10⁻³ और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो है वो उन्होंने हमें जो दिया है वैल्यू वो एक बार देख लेते हैं. आई थिंक 2.26 इंटू 10⁻6 दिया था, आप रीड कर लेना. इज इट 2.26 इंटू 10⁻6? 2.25 इंटू 10⁻6. तो गाइस यहाँ पे लिखना 2.25 इंटू 10⁻6. तो 2.25 इंटू 10⁻6. एंड फाइनली गाइस लास्ट स्टेप में क्या है, आपके स्टीम का भी तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उसका भी जो एनर्जी है उसके लिए हम लिखेंगे सेम मास ऑफ स्टीम 10⁻3. स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम दिया है 1920 एंड गाइस चेंज इन टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज 10 डिग्रीज, क्योंकि 100 से 110 तक चले गए. सो दिस इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन. अब बस गाइस हमें कैलकुलेशन करना है, और ये मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है. जब डिवीजन होता है तब गलती हो सकती है, यहाँ से मल्टीप्लीकेशन है गाइस. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है इसमें 3 zeros एंड 10⁻³ कैंसिल, तो सिर्फ 21 बचेगा. तो आप लिखते जाना मेरे साथ. फर्स्ट पार्ट में बचेगा 21, प्लस सेकेंड पार्ट में भी देखना 10⁻³ और 10⁻5 है, तो यहाँ पे 10⁻³ और 10⁻5 कैंसिल होगा, 2 zeros बचेंगे और 2 डेसिमल हैं, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 335 बचेगा. तो आप लिखते जाना 21 प्लस 335. प्लस थर्ड स्टेप में गाइस देखो फिर से हमारे 3 0 और 10⁻³ कैंसिल होगा, तो सिर्फ बचेगा 418. फिर फोर्थ स्टेप में गाइस हमारे पास 10⁻³ है, 10⁻6 है, वापस 10⁻³ कैंसिल होगा, 2.25 इंटू 10⁻³ बचेगा, मतलब 2250 बचेगा. मैं कैलकुलेशन भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. प्लस लास्ट स्टेप में स्टूडेंट्स 10⁻³ और 2 zeros कैंसिल होंगे, तो एक 10⁻1 बचेगा, तो 19.2 बचेगा. दिस इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन. अब गाइस बस ऐड करते हैं. 335 प्लस 21 इज 356. 356 plus 418 will be 874. 874 plus 2250 would become 3074 and 50, 3124. 3124. एंड स्टूडेंट्स आपका नहीं, मेरे से एक मिस्टेक हुआ गाइस. यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज 356 प्लस 418, दिस विल बिकम 774. 774 plus 2250 will become 2950. 3024. 3024 plus 19. गाइस कोई कंफर्म करना, 3043 आ रहा है. 3043.2 is the answer. This is the total work done. गाइस हम आंसर चेक कर लेते हैं. 3043 should be the answer. इसी के साथ गाइस 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और मेन स्टेप मैंने आपको डिटेल में बता दिया था विद लॉजिक विद कंसेप्ट, तो ये 3043 इज करेक्ट. सो गाइस हमारे 6 क्वेश्चन आज हो गए. लेट्स डू द लास्ट 4 क्वेश्चंस और फिर क्लोज करेंगे. यहां तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो यस लिख देना.
एक आपको बस शॉर्ट में बोलना चाहूंगा, जब भी आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो एमएच डेल्टा टी करो, जो यहाँ पे 3 बार करना पड़ा, आइस को -10 से 0 लेके गए तभी भी एमएच डेल्टा टी लिखा, फिर वाटर को 0 से 100 लेके गए तभी भी एमएच डेल्टा टी लिखा, और फिर स्टीम को 100 से 110 लेके गए उधर भी एमएच डेल्टा टी लिखा, और जब आप मेल्ट कर रहे हो या बॉईल कर रहे हो तब m इंटू एल लिखो। तो वो हमने यहाँ 2 बार किया। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। यस, एक बार हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। कल्याणी प्लीज रीड करना क्वेश्चन 37। 1 kilogram of water at 100 degrees Celsius is converted into steam at 100 degrees Celsius by boiling at atmospheric pressure. The volume of water changes from 1 into 10 raised to -3 meter cube as a liquid to 1.671 meter cube as steam. The change in internal energy of the system during the process will be given latent heat of vaporization is equal to 2257 kilojoules per kilogram and atmospheric pressure is equals to 10 raised to 5 pascals. गैस देखो, ये हम लोग हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें आपको बहुत वैल्यू एडिशन होगा। इसमें उन्होंने बोला है फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इसमें हमें थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यूज करना पड़ेगा। तो सब लोग लिखना मेरे साथ, आई एम प्रीटी श्योर सबको ये याद है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब स्टूडेंट्स आपको याद करवाता हूं कि जो वर्क डन होता है आइसोबारिक प्रोसेस में, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस इज गिवन बाय माइनस पी डेल्टा वी। गाइस देखो, बहुत सिंपल इक्वेशन है। वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस इज माइनस पी डेल्टा वी, वेयर पी इज द एक्सटर्नल प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है यहाँ पे, एंड डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम। ये है वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। एंड गाइस यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया है। तो इसका मतलब आपका जो Q है उसका इक्वेशन हो जाएगा m इंटू एल। गैस जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमें m इंटू एल का इक्वेशन यूज करना है, वेयर एल इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। बस गैस अभी कैलकुलेट करना है, आपको डेल्टा यू का वैल्यू मिल जाएगा। नाइस क्वेश्चन गैस, इसीलिए मैं इसको स्टार मार्क भी कर रहा हूँ। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 2 चैप्टर्स मिक्स करके क्वेश्चन दिया है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू एल। अब गैस मास ऑफ वाटर जो है वो कितना है, 1 kg। एंड गैस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कितना चेक करते हैं, एक बार कल्याणी रीड करना। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज गिवन एज किलोजूल पर किलोग्राम। तो गैस इट इज 2257 किलोजूल पर किलोग्राम। तो यहाँ पे लिखना 1 इंटू 2257 इंटू 1000, ठीक है, ये क्योंकि जूल में कन्वर्ट किया मैंने। और बाद में क्या है, माइनस पी डेल्टा वी। गैस अभी छोटे छोटे चीजों में हमें मिस्टेक नहीं करना है। प्रेशर उन्होंने 1 एटमॉस्फेयर दिया है, पर वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता। स्टैंडर्ड यूनिट इज पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 एटमॉस्फेयर इज ऑलमोस्ट 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब गाइस प्रेशर आपको लेना है 10⁵, ठीक है। और डेल्टा वी क्या होगा, उन्होंने फाइनल वॉल्यूम दिया है 1.671 एंड इनिशियल वॉल्यूम दिया है 1 इंटू 10⁻⁻3। मतलब गाइस इनिशियल वॉल्यूम है, लिखो 0.001। गाइस ये सेम क्वेश्चन with exact same values has been asked in NEET exam and in BITSAT exam. Values भी सेम। मैं एक्चुअली गेस कर रहा हूँ कि अगले साल सीईटी क्वेश्चन में, सीईटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है विद सेम वैल्यूज, बिकॉज ये वैल्यूज भी नहीं बदला, सेम वैल्यू मिलेगा आपको कि 1.671 मीटर क्यूब इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ स्टीम एंड 0.001 मीटर क्यूब इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये डेल्टा वी हो गया। ये आपका प्रेशर है। और गैस आपका जो m इंटू एल है उसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। तो गैस यहाँ पे ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगा, अभी यहाँ पे इक्वेशन बनेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू 2257 इंटू 10⁻³ माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1.670। ये आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1.670 आएगा, इंटू 10⁵ है तो उसको हम लिख देंगे 167 इंटू 10⁻³। अब स्टूडेंट्स 2257 माइनस 167 ये हो जाएगा 2090। तो फाइनल आंसर इज 2090 into 10⁻³ जूल्स एंड गाइस देयरफॉर द फाइनल आंसर इज 2090 किलो जूल्स। उन्होंने किलो जूल्स में आंसर दिया था, तो ये आपका फाइनल आंसर। गाइस सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करना है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फिर क्यू के जगह m इंटू एल एंड डब्ल्यू के जगह माइनस पी डेल्टा वी, बिकॉज ये आइसोबारिक प्रोसेस है। गाइस मैं ना आपको थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ। अगर आपका आइसोबारिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल आइसोबारिक, तो रिवर्सिबल आइसोबारिक में वर्क डन होता है माइनस पी डेल्टा वी। फिर गैस रिवर्सिबल आइसोथर्मल में वर्क डन होता है माइनस nRT लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम टू द बेस ई। फिर गैस आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है। एंड फाइनली गैस आइडियाबैटिक में
एडियाबैटिक में रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, दोनों के लिए सेम इक्वेशन आता है. इट इज NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय गामा -1, जिसमें गामा होता है CP अपॉन CV. तो ये हमारा क्विक समरी हुआ या रिवीजन हुआ ऑफ द डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स. अब हम वापस से अपने चैप्टर की तरफ जाते हैं. लास्ट 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग. गाइस लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ही अमेजिंग है. ये 2 क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, पर लास्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा बिल्डअप कर रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 38. यहां तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो यस लिखना. लास्ट 3 क्वेश्चंस इन दिस कंसेप्ट. थैंक यू फॉर मेंटेनिंग अमेजिंग डिसिप्लिन गाइस. कल्याणी रीड करना क्वेश्चन 38. A water heater of power 2000 watt is used to heat water. The specific heat capacity of water is 4200 joules per kilogram per Kelvin. The efficiency of heater is 70%. Time required to heat 2 kilograms of water from 10 degrees Celsius to 60 degrees Celsius is dash seconds. Assume that the specific heat capacity of water remains constant over the temperature range of the water. गाइस देखो, अगर आपको अभी तक क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ 34 के बाद आपने सारे जेई मेंस के क्वेश्चन ही किए हैं. तो इसका मतलब क्या है, जेई मेंस लेवल पे भी ये इजी हो सकता है, बिकॉज हमने कंसेप्ट अगर डीप में सीखा है तो बस हमें अप्लाई करना आना चाहिए. तो वो हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं. 34 से लेके अभी 40 तक सारे जेई मेंस के रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चन है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने हमें क्या बोला है कि एक हीटर है जिसका पावर है 2000 वॉट्स, लेकिन उसका 70% एफिशिएंसी है. तो पहले हम पावर का इक्वेशन लिखते हैं. एवरीवन राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 37. पावर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स होता है 38 है ना क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन 38. गाइस पावर इज इक्वल टू होता है यारो वर्क अपॉन टाइम. ये हम लोग को पता है. गाइस इसका मतलब अगर 2 लोग सेम काम कर रहे हैं तो उसमें जो ज्यादा फास्ट काम कर रहा है वो ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. तो if 2 people are doing the same work, then the person who is doing the work फास्ट, मतलब जो ज्यादा फास्ट काम कर रहा है उसका पावर ज्यादा रहेगा क्योंकि उसने कम टाइम लिया. तो पावर का डेफिनेशन इज वर्क अपॉन टाइम. तो गाइस यहाँ पे पावर उन्होंने दिया है 2000 वॉट्स, पर उसका 70% एफिशिएंसी है. तो एक्चुअली हमें कितना पावर मिलेगा, 2000 इंटू 0.7. ये हो गया LHS. अब गाइस वर्क डन क्या है यहाँ पे वर्क डन है इन ट्राइंग टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्रीज टू 60 डिग्रीज. तो इसका मतलब यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर विल बी द वर्क डन, और हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर विल बी लिखो MS डेल्टा T. एज वाटर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कहां से कहां तक, 10 से लेके 60 तक. तो यहाँ पे आपका डिवाइडेड बाय क्या है राइट में, टाइम. अब गाइस बस हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमें टाइम मिल जाएगा. उन्होंने गाइस क्वेश्चन में दिया है मास ऑफ वाटर इज 2 kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200, एंड गाइस डेल्टा T का वैल्यू 50 है, क्योंकि टेम्परेचर हैज गॉन फ्रॉम 10 डिग्रीज टू 60 डिग्रीज. तो चेंज इन टेम्परेचर 50 हुआ. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई अगले स्टेप में करते हैं. तो 1400 इज इक्वल टू 2 इंटू 4200 इंटू 50 डिवाइडेड बाय टाइम. अब गैस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो टाइम विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4200 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1400. अब गैस ये सिंपल कैलकुलेशन है. 1400 1 जा, 1400 3 जा, 2 3 जा 6, 6 इंटू 50. गैस आंसर इज 300 सेकेंड्स. क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. See, all of these are actual exam questions, and because we are discussing everything conceptually, जैसे अभी यहाँ पे भी आपको मैंने कंसेप्ट बताया कि पावर का डेफिनेशन क्या है, कि कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सा पर्सन सेम काम कर सकता है कम टाइम में. द पर्सन हु इज एबल टू डू द सेम वर्क इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम इज मोर पावरफुल. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर. पावर इज वर्क अपॉन टाइम. यहाँ पावर हमें मिल रहा था 70% ऑफ 2000. वर्क डन इज the work done in raising the temperature of water, मतलब that is the heat absorbed by water MS delta T, and नीचे है टाइम. बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें टाइम निकालना है, बाकी सब वैल्यूज उन्होंने दिए थे. मूविंग अहेड गाइस, लास्ट 2 क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन 38 कंप्लीट हुआ. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर है तो यस लिखना. गाइस एज ऑलवेज मैंने ट्राई यही करा है कि हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन करें, तो ट्राइंग टू टेक ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चन 39 करते हैं गाइस. ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करते हैं. कल्याणी रीड करना. Heat energy of 184 kilojoules is given to ice of mass 600 grams at -12 degrees Celsius. Specific heat of ice is 2222.3 joules per kilogram per degree Celsius, and latent heat of ice is 336 kilojoules per kilogram. A. Final temperature of system will be 0 degrees Celsius. B. Final temperature of the system will be greater than 0 degrees Celsius. C. The final system will have a mixture of ice and water in the ratio of 5:1. D. The final system will have a mixture of ice and water in the ratio of 1:5.
E. The final system will have water only. Choose the correct answer from the options given below. गैस बहुत ही मस्त क्वेश्चन। गैस देखो क्या है, आप प्लीज ओवर कॉन्फिडेंट मत हो ना। जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, मेरा काम ही है कि मैं आपको बहुत इजी करके दूं। तो कई बार क्या होगा, आपको लगेगा हाँ हाँ सर बता रहे हैं, हमारे को इजी लग रहा है। वो खुद से करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है गैस। बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। आप मॉड्यूल में से प्लीज प्रैक्टिस करना। ये सेक्शन में अभी मैं आपको ये क्वेश्चन इजी करके देता हूँ। गैस यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, आइस इज प्रेजेंट एट -12 डिग्री सेल्सियस एंड 184 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड किया है। तो गैस देखते हैं क्या होता है। प्लीज लिखो क्वेश्चन 39, इसको स्टार मार्क करेंगे। गैस उन्होंने बोला है आइस इज प्रेजेंट एट -12 डिग्री सेल्सियस एंड गैस उन्होंने मास ऑफ आइस दिया है 600 ग्राम्स, यानी 0.6 किलोग्राम्स आइस दिया है। तो स्टूडेंट्स इतना आइस हमारे पास अवेलेबल है। अब जो एनर्जी उन्होंने दिया है उससे क्या होगा, आइस का टेम्परेचर पहले इंक्रीज होगा। कब तक इंक्रीज होगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद आइस मेल्ट होना चालू होगा। तो पहले चेक करते हैं कि आइस को -12 से 0 लेके जाने में कितना एनर्जी लगेगा। लेट्स कॉल दिस एनर्जी एज Q1। सो Q1 इज द हीट एब्सॉर्ब बाय आइस इन गोइंग फ्रॉम -12 टू 0। तो जब यहाँ -12 से 0 जाएगा आइस, तो हमारा Q1 का इक्वेशन बनेगा ms डेल्टा टी। जब भी टेम्परेचर चेंज होता है हम लोग ms डेल्टा टी लिखते हैं। व्हाट इज मास ऑफ आइस गाइस, 0.6। स्पेसिफिक हीट उन्होंने दिया है 2222.3 एंड गाइस डेल्टा टी है 12, क्योंकि टेम्परेचर चेंज 12 डिग्रीज का है यहाँ पे व्हेन आइस इज गोइंग फ्रॉम -12 टू 0। तो गाइस दिस इज गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब बाय आइस इन टेकिंग इट्स टेम्परेचर फ्रॉम -12 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब बस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करके देखना। इट इज 16 किलो जूल्स। मैंने ये कैलकुलेट कर लिया था। 16 किलो जूल्स अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है। तो दिस इज द हीट एब्सॉर्ब बाय आइस इन गोइंग फ्रॉम -12 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब गाइस प्लीज स्क्रीन पे देखना, उन्होंने एनर्जी इससे काफी ज्यादा दिया है। उन्होंने कितना एनर्जी दिया है मैं लिखता हूं। उन्होंने एनर्जी दिया है 184 किलो जूल्स। तो गाइस आपको क्या समझना है कि जो 184 किलो जूल्स एनर्जी दिया है उसमें से 16 किलो जूल्स एनर्जी यूज हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा उतना एनर्जी का इन ट्राइंग टू रेज द टेम्परेचर ऑफ आइस। अब जो बचा हुआ एनर्जी है वो किस में जाएगा, जो बचा हुआ एनर्जी है वो आइस को मेल्ट करने में जाएगा। तो उसको हम Q2 बोलते हैं। तो सब लोग लिखना Q2 विल बी इक्वल टू Q माइनस Q1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना प्रोवाइडेड है, 184, एंड इसमें से कितना एनर्जी यूज होने वाला है आइस का टेम्परेचर बढ़ाने में, वो होगा 16। तो गैस कितना एनर्जी बच जाएगा, द आंसर इज 168 किलो जूल्स। तो स्टूडेंट्स इतना एनर्जी यूज होगा टू मेल्ट आइस। अब गैस क्या इससे पूरा आइस मेल्ट हो पाएगा, वो हम चेक कर लेते हैं। गैस इतने एनर्जी से हमें आइस को मेल्ट करना है। कितना आइस का मास है हमारे पास, 0.6 केजी आइस है। तो क्या पूरा आइस मेल्ट हो पाएगा बाय दिस एनर्जी विच इज रिमेनिंग, वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल इक्वेशन यूज करेंगे कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस इज गिवन बाय m इंटू एल। इसमें Q2 का वैल्यू कितना है, 168, और गैस m का वैल्यू 0.6 मत लिखो, वो तो आइस का मास जो अवेलेबल है वो दिया है, कितना मेल्ट होने वाला है वो नहीं बताया, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो m ही अननोन है। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना दिया है उन्होंने गैस, वो दिया है उन्होंने 336 किलो जूल पर किलोग्राम। तो इसका मतलब गैस L इज 336। अब आप 336 को लेफ्ट में डिवाइड कर दो, तो गैस व्हाट इज द मास ऑफ आइस दैट विल मेल्ट, इट विल बी 168 अपॉन 336 विच इज हाफ। गैस एग्जैक्टली 168 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 336 ही आता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स 0.5 kg ऑफ आइस इज गोइंग टू मेल्ट। गैस आपको फिर से समरी देता हूं। देखो गैस, जब मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं एक फ्लो में बताता हूं, बिकॉज आई ट्राई टू मेक श्योर कि सबसे इजीएस्ट स्टेप्स हम यूज करें, हम उसको बच्चों के सामने ऐसा प्रेजेंट करें कि उनको इजी लगे। पर आप प्लीज ओवर कॉन्फिडेंट मत हो ना। ये सारे क्वेश्चंस जब आपको मॉड्यूल में मिलेंगे या फिर आप ऑनलाइन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप प्लीज थोड़ा केयरफुली सॉल्व करो, बिकॉज इन सब क्वेश्चंस में है ना आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, इवन दो द कंसेप्ट इज इजी। आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि आइस है -12 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका टेम्परेचर बढ़ाना है कहाँ तक, 0 डिग्रीज तक। तो उसमें कितना एनर्जी लगेगा, ms डेल्टा टी। तो आंसर आता है 16 किलो जूल। पर उन्होंने एनर्जी दिया था 184, तो 184 में 16 तो यूज हो गया टेम्परेचर बढ़ाने में। अब जो बचा हुआ एनर्जी है 184 माइनस 16 यानी 168 किलो जूल, ये यूज होगा आइस को मेल्ट करने में। अब जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं होता, मैंने बताया था गाइस टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, जब तक पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए। तो इतने एनर्जी से आइस को मेल्ट करेंगे। तो इतने एनर्जी से आइस को जब मेल्ट करेंगे तो इक्वेशन बनेगा m इंटू एल। तो ये एनर्जी है, इससे आइस को मेल्ट करेंगे। और L का वैल्यू कितना दिया है, लेटेंट हीट ऑफ वाटर, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया है 336 किलो जूल पर किलोग्राम।
तो वो वैल्यू डाल दो और सॉल्व करके गैस m निकालो, तो m का वैल्यू आता है 0.5 kg, मतलब इतना ही आइस मेल्ट होने वाला है। तो गैस व्हाट आर द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन? द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम will remain 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए में क्या बोला है? टेम्परेचर विल रिमेन 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ लिखना 0 डिग्री सेल्सियस विल बी द टेम्परेचर, क्योंकि गाइस जब तक पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए टेम्परेचर 0 ही रहेगा। क्या पूरा आइस मेल्ट हुआ है? नहीं। कितना आइस है गाइस? स्क्रीन पे देखना, हमारे पास 0.6 kg आइस था, पर मेल्ट कितना हुआ? सिर्फ 0.5 kg मेल्ट हुआ है। तो गाइस क्या टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विल स्टिल बी 0 डिग्री सेल्सियस? द आंसर इज यस। तो गाइस ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड इसके अलावा और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सीधा ऑप्शन डी करेक्ट है। उन्होंने बोला ऑप्शन डी में रेशियो ऑफ मास ऑफ आइस टू मास ऑफ वाटर इज 1:5। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन डी के लिए लिखना व्हाट इज द मास ऑफ आइस दैट इज रिमेनिंग। तो लिखो 0.6 माइनस 0.5, 0.1 kg आइस इज रिमेनिंग। करेक्ट। गाइस कितना आइस बच गया? 0.1 kg। अच्छा, व्हाट इज द मास ऑफ वाटर दैट इज फॉर्म्ड? तो जितना आइस मेल्ट हुआ है उतना वाटर फॉर्म हुआ है, तो mass of water formed is 0.5 kg। तो guys what is the ratio of ice to water? 1:5 दिख रहा है। तो आप लिख सकते हो therefore mass of ice upon mass of water is 1/5। इसका मतलब guys option D correct है। So correct answer of this question is A and D। So with this guys we have completed a nice question। इसका जो main core concept था वो मैंने दोबारा भी आपको explain कर दिया था। अब guys last question करते हैं। ये super amazing है because it actually involves the concept of yesterday's lecture as well and today's lecture as today's lecture also। तो यहाँ पे ना दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लेना, ये क्वेश्चन करके ये सेक्शन ही क्लोज करेंगे। थैंक यू। ओके सब लोग guys थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपने समझा ना, इससे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं सकता अप टू जेई मेंस लेवल। दिस इज द बेस्ट दैट दे कैन डू अप टू मेंस लेवल। यस कल्याणी रीड करना क्वेश्चन 40। An ice cube of dimensions 60 centimeters into 50 centimeter into 20 centimeter is placed in an insulation box of wall of thickness 1 centimeter. The box keeping the ice cube at 0 degree Celsius of temperature is brought to a room of temperature 40 degree Celsius. The rate of melting of ice is approximately. Given latent heat of fusion of ice is 3.4 into 10 raised to 5 joules per kilogram and thermal conducting of insulation wall is 0.05 watt per meter per degree Celsius. कैस बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन, सब लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना। कैसे ये क्वेश्चन मैंने कल ही फर्स्ट टाइम देखा था और मेरे को इसको देख के एक सॉल्यूशन माइंड में आया, पर मुझे लगा कि यार इतना ऐसा वाला क्वेश्चन मेंस लेवल पे कभी वो लोग पूछते नहीं है, तो शायद मैं सॉल्यूशन जो सोच रहा हूँ वो मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, वो नहीं होगा। पर जब मैंने उनका सॉल्यूशन देखा एग्जैक्टली वही था जो मैं सोच रहा था। आप मतलब सोचो कि कॉन्फिडेंस नहीं आता ऐसे क्वेश्चन में अनलेस एंड अनटिल आपने उस टाइप का पहले किया है। तो बस उसके लिए आपके साथ ये पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर किया। कैसा प्लीज समझना, यहाँ पे उन्होंने एक आइस क्यूब दिया है, सब लोग ड्रॉ करना मेरे साथ। ये आइस क्यूब दिया है और ये आइस क्यूब के डायमेंशंस क्या है चेक करना। आइस क्यूब के डायमेंशंस हैं 50 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लेंथ को 60 ले लेते हैं, ब्रेड को 50 ले लेते हैं और हाइट को 20 ले लेते हैं। ठीक है गाइस, ये आइस का डायमेंशन दिया है। अब गाइस उन्होंने क्या बोला है, इसके अराउंड एक बॉक्स है ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर और उस बॉक्स को 40 डिग्री सेल्सियस के रूम में रख दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, बॉक्स के थ्रू थर्मल कंडक्शन होगा। कल हमने क्या सीखा था? थर्मल कंडक्शन, सब लोग स्क्रीन पे देखना। थर्मल कंडक्शन dq by dt is given by ka delta t upon l। तो गाइस इसमें एरिया पता होना चाहिए ना। तो मुझे क्या लगा गाइस, कल जब मैंने क्वेश्चन देखा मैंने बोला अरे शायद है ना इस पूरे आइस का टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और वही एरिया होगा बॉक्स का। तो फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH। तो फिर मैं अपने माइंड में कैलकुलेट करने लगा। फिर कैलकुलेट करते करते मुझे लगा यार इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ी देंगे वो लोग मेंस लेवल पे। फिर मैं छोड़ दिया, मैं बोला चलो डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं। फिर सॉल्यूशन देखा, एग्जैक्टली यही किया उन्होंने। एंड देन आई रियलाइज कि अरे ऐसे क्वेश्चंस का एक्सपोजर होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। जब आपको कंसेप्चुअली मत समझाता हूँ, क्वेश्चन ये है कि ये आइस का क्यूब है, इसके अराउंड उन्होंने एक बॉक्स रखा है जिसके डायमेंशंस ऑलमोस्ट सेम होंगे, पर उसका थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो बॉक्स के थ्रू क्या होगा? थर्मल कंडक्शन होगा। कैसे थर्मल कंडक्शन होगा? बॉक्स के बाहर टेम्परेचर 40 है, बॉक्स के अंदर टेम्परेचर 0 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस है। हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, कल ही हमने देखा है। तो फिर वो थर्मल कंडक्शन होगा। तो वो थर्मल कंडक्शन के लिए क्या इक्वेशन होता है? dq by dt इज इक्वल टू ka डेल्टा t अपॉन l। तो l तो मेरे को मालूम है, थिकनेस 1 सेंटीमीटर
मतलब अक्रॉस द थिकनेस हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो वही लेंथ होता है। तो इसका मतलब लेंथ है थिकनेस, वो 1 सेंटीमीटर है। एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ पूरा बॉक्स लेना पड़ेगा, बिकॉज हीट इज गोइंग टू कम इनटू द बॉक्स फ्रॉम ऑल साइड्स या फ्रॉम ऑल फेसेस। तो यहाँ पे हमें टोटल एरिया ऑफ आइस निकालना है और वही होगा टोटल एरिया ऑफ बॉक्स। तो सब लोग लिखना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होगा 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 2 टाइम्स। गैस लेंथ है 60, फिर स्टूडेंट्स ब्रेड्थ है 50 प्लस फिर BH में आ जाएगा 50 इंटू 20 एंड लास्ट में LH में आ जाएगा 60 इंटू 20। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है। तो 60 इंटू 50 इज 3000, 50 इंटू 20 इज 1000, तो 4000 हो गया। 60 इंटू 20 इज 1200, तो आपका 5200 आ रहा है इंटू 2। गाइस लिखो 10400 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द बॉक्स। बेसिकली दिस इज द एरिया ऑफ आइस एंड दैट इज ऑल्सो द एरिया ऑफ बॉक्स। अब गाइस इस बॉक्स के थिकनेस के अक्रॉस थर्मल कंडक्शन होने वाला है एंड दिस इज द एरिया अक्रॉस विच हीट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड। तो जब भी थर्मल कंडक्शन होता है तो गाइस हम dQ/dt का क्या इक्वेशन लिखते हैं? KA डेल्टा T अपॉन L। ये हमने सेकेंड लेक्चर में देखा था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सब कुछ उन्होंने वैल्यू दिया है। अभी यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी दिया है ऑफ द बॉक्स। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बॉक्स इज 0.05, तो लिखना 0.05 स्टैंडर्ड यूनिट है। एरिया को गाइस स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एरिया आया है 10,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सब लोग लिखना 10,400 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में करना है। व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर और द डिफरेंस इन टेम्परेचर? द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज 40, क्योंकि रूम का टेम्परेचर 40 है और अंदर आइस का टेम्परेचर 0 है। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर इज 40 अपॉन व्हाट इज द लेंथ अक्रॉस विच दिस हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड? इट इज द थिकनेस ऑफ द बॉक्स, तो 1 सेंटीमीटर। तो नीचे लिखो 1 इंटू 10⁻²। अब बस इजी कैलकुलेशन है। 0.05 इंटू 40 इज 2 एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका 2 इंटू 104 विल बिकम 208 और बाकी आपके सब जीरोस और 10 का जो पावर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से गैस सिर्फ 208 बचेगा। तो यहाँ पे लिखना dQ/dt विल बिकम इक्वल टू 208। Now guys, once we know how much amount of heat is being transferred per second, तो अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आइस का मास मेल्ट होने वाला है पर सेकंड। एक बार गाइस स्क्रीन पे देखना, कंसेप्चुअली करेंगे। ये आपके आइस के डायमेंशन है, यही डायमेंशन बॉक्स के भी थे और वो बॉक्स के सरफेस के अक्रॉस हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम द रूम इनटू आइस। तो वो क्या रेट पे हीट ट्रांसफर हो रहा है ये हमने कैलकुलेट किया। dQ/dt इक्वल टू KA डेल्टा T/L। वैल्यूज डाल के dQ/dt आया 208 जूल पर सेकंड। इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर सेकंड। मतलब इतना एनर्जी बॉक्स के अंदर आ रहा है पर सेकंड। अब इससे आइस मेल्ट होने वाला है। अच्छा, जब भी आइस मेल्ट होता है तो वो कितना हीट एब्जॉर्ब करता है? M इंटू L। इसका मतलब स्टूडेंट्स मेरे को Q के जगह M इंटू L लिखना है। तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा d/dt ऑफ M इंटू L इज इक्वल टू 208। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे L जो है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ आइस या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो वो तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब वो L को आप डेरिवेटिव के बाहर लिख दो, तो यहाँ आएगा dm/dt इंटू L इज इक्वल टू 208। अब स्टूडेंट्स L को राइट में डिवाइड कर दो, तो dm/dt क्या आ जाएगा? 208 अपॉन L। अच्छा कैसे, अब L का वैल्यू कितना चेक कर लेते हैं। सो द लेटेंट हीट ऑफ आइस हैज बीन गिवन एज, यहाँ पे रीड कर लेना कल्याणी, लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना दिया है? 3.4 इंटू 10⁻⁵। ओके, तो गाइस यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट है, जूल पर किलोग्राम दिया था, तो यहाँ पे नीचे डिवाइड कर दो बाय 3.4 इंटू 10⁻⁵। तो आंसर आएगा 208 अपॉन 3.4 इंटू 10⁻⁵। अब गाइस ये इतना मुश्किल कैलकुलेशन है, आई टेल यू व्हाई। ऑलमोस्ट 34 6 2080 होता है, 34 6 204 होता है। तो इसका मतलब गाइस यहाँ पे 60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे डेसिमल है। तो 34 6 204 होगा, तो यहाँ पे 34 6 के आसपास ही है, तो यहाँ पे 34 60 कर दो, एक्चुअली 3.4 60 कर दो, तो आंसर आएगा 60 इंटू 10⁻⁵। इसके आसपास का आंसर होगा। तो उन्होंने गाइस एग्जैक्ट आंसर दिया है 61 इंटू 10⁻⁵ किलोग्राम पर सेकेंड। दिस इज द रेट एट विच आइस विल मेल्ट। गाइस मैं अभी आपको एक समरी देता हूँ ताकि हम लोग पूरा लेक्चर क्लोज करें। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो यस लिख देना। हमने बहुत डिटेल में इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करा कंसेप्चुअली। अब सब लोग अच्छे से सुनना, मैं आपको पूरे चैप्टर का ही समरी दे रहा हूँ। गाइस लेक्चर 1 में हमने देखा था कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया
तो लेंथ ऑफ रॉड इंक्रीज हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ रॉड विल इंक्रीज बाय डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। फिर स्टूडेंट्स अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो एरिया भी बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज इन एरिया डेल्टा ए विल बी इक्वल टू ए नॉट बीटा डेल्टा टी। फिर गैस अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम विल बी डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गैमा डेल्टा टी। अब गैस यहाँ पे गैमा और अल्फा में रिलेशन है, गैमा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3 अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2 अल्फा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने देखा कि एक टाइप का क्वेश्चन बहुत ही कॉमन था कि 2 रॉड देते हैं और बोलते हैं कि डिफरेंस इन लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको लिखना है L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। ऑल्सो स्टूडेंट्स सबसे अच्छा क्वेश्चन डे 1 पे था जब थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा था। अगर आपके पास कोई रॉड है और आप उसको हीट करते हो तो इसका लेंथ बढ़ना चाहिए, पर अगर आप लेंथ नहीं बढ़ने दे रहे, आप उसको लेंथ को बढ़ने के लिए स्पेस नहीं दे रहे, तो इसके अंदर एक कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा, यानी गाइस इसके अंदर थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। और उसी से थर्मल फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, थर्मल फोर्स आता है YA अल्फा डेल्टा टी। गाइस ये हो गया पूरा रिवीजन ऑफ द फर्स्ट लेक्चर। अब सेकंड लेक्चर यानी कल के लेक्चर में हमने क्या सीखा था गाइस, अगर आपका थर्मल कंडक्शन हो रहा है तो थर्मल कंडक्शन कब होता है, जब सॉलिड के अक्रॉस हीट ट्रांसफर होता है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस इन एटम्स। तो इसमें है ना टेम्परेचर डिफरेंस हुआ तो हीट ट्रांसफर होता है, तो थर्मल कंडक्शन में हीट ट्रांसफर इज गिवन बाय dq by dt is equal to ka delta t upon L। लकीली गाइस यही इक्वेशन हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी यूज किया था। इसमें गाइस k होता है थर्मल कंडक्टिविटी, a होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L इज द लेंथ ऑफ द रॉड एंड डेल्टा t इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब गाइस यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस के टर्म्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है L अपॉन ka। अब गाइस रेजिस्टेंस के टर्म्स में क्यों सॉल्व करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि वो कभी कभी आपको ऐसा एक डिफिकल्ट सिस्टम देते हैं जिसमें वो आपको ऐसे 2 रॉड्स दे देंगे और ये दोनों रॉड्स का टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा। तो व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम दीज 2 रॉड्स विल एक्चुअली बी इन पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसे केस में फिर हमें ना ऐसे 2 रेजिस्टेंस बनाने हैं जो आपस में एक दूसरे को पैरेलल में है, और ऐसे केस में फिर आप निकालते हो R इक्विवेलेंट। तो व्हेन रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल वी विल राइट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। फिर गाइस क्योंकि रेजिस्टेंस होता है L अपॉन KA, तो 1 अपॉन R का जो वैल्यू है वो रिवर्स हो जाएगा, तो वो हो जाएगा K1A1 बाय L1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाएगा K2A2 बाय L2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। फिर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके आपको R इक्विवेलेंट मिल जाता है, फिर इसको हम यूज करते हैं इन ओम्स लॉ। तो बेसिकली यहाँ पे एनालॉजी ऑफ ओम्स लॉ यूज करना है, V इज इक्वल टू I टाइम्स R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के जगह आपको लिखना होता है टेम्परेचर डिफरेंस विच इज T2 माइनस T1। गाइस यहाँ करंट के जगह लिखना होता है रेट ऑफ हीट फ्लो dq by dt, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको ऊपर वाले इक्वेशन से मिल जाएगी, बस यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो इस तरीके से आप dq by dt निकाल सकते हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आपका सिंपल सिस्टम है, जैसे अभी इस क्वेश्चन में सिंपल सिस्टम था जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा, तो उसमें आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो dq by dt इज इक्वल टू ka डेल्टा t by L। पर अगर आपका थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है तो आप रेजिस्टेंस के टर्म्स में कर लो। ये दोनों रॉड्स आर इन पैरेलल, आप R इक्विवेलेंट निकाल लो और उसके बाद V इक्वल टू IR करके I के जगह dq by dt लिख के वो dq by dt की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब बस इसके अलावा कल हमने और क्या देखा था कि जंक्शन का टेम्परेचर कैसे निकालना है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन था कल के लेक्चर में कि यहाँ पे अगर सपोज वी हैव 2 रॉड्स, यहाँ टेम्परेचर है T2, यहाँ टेम्परेचर है T और यहाँ टेम्परेचर है T1 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हीट विल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे वो एग्जाम में बोलेंगे कि जंक्शन का टेम्परेचर बताओ, अरे बहुत सिंपल है, इसके अंदर जो हीट फ्लो है वही हीट फ्लो इसके अंदर होगा। व्हाई? बिकॉज ये दोनों सीरीज में है। पैरेलल में जब होते हैं रॉड्स तो उनका टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है, और जब सीरीज में होते हैं रॉड्स तो उनका हीट फ्लो या रेट ऑफ हीट फ्लो सेम होता है। तो हमें बस इसमें बहुत सिंपल इक्वेशन बनाना पड़ता है। लेफ्ट वाले रॉड का हीट फ्लो आ जाएगा K1A1 into T2 minus T by L1 and guys this will be equal to राइट वाले रॉड का रेट ऑफ हीट फ्लो, वो आ जाएगा K2A2, लेकिन यहाँ पे केयरफुल रहना, आपको लिखना है T minus T1 by L2, T minus T1 by L2। guys देखो यहाँ पे ना आप नोटिस करना टेम्परेचर डिफरेंस शुड ऑलवेज बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तो लेफ्ट वाले रॉड के लिए आपको लिखना है T2 minus T, ये देखो यहाँ पे, और राइट वाले रॉड के लिए आपको लिखना है
T माइनस T1 इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, इसलिए यहाँ पे T माइनस T1 लिखा है। इसको यूज करके आप जंक्शन का टेम्परेचर निकाल सकते हो। इसके अलावा गैस हमने एक और केस किया था कि अगर आपके पास दो रॉड्स सीरीज में है और आपको अगर हीट फ्लो निकालना है, इसमें जंक्शन टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, वो बोलेंगे फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो इन दीज टू रॉड्स। अच्छा, दोनों रॉड्स में रेट ऑफ हीट फ्लो सेम रहेगा बिकॉज दे आर इन सीरीज, तो यहाँ पे टेम्परेचर T2 देंगे, यहाँ टेम्परेचर T1 देंगे, तो इसमें हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, तो मतलब इसको भी रेजिस्टेंस के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। इस केस में हम क्या करेंगे, वी विल से दैट बोथ रेजिस्टेंस आर इन सीरीज R1 एंड R2। इस केस में फिर हम R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, विल राइट R1 प्लस R2 डायरेक्टली। फिर गैस R1 का इक्वेशन क्या होगा, L1 अपॉन K1A1 प्लस R2 का वैल्यू आ जाएगा L2 अपॉन K2A2। अब स्टूडेंट्स एक बार आपको R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल गई तो फिर से आप वो ओम्स लॉ का एप्लीकेशन यूज कर लो और आपको फिर dq by dt मिल जाएगा। तो V इज इक्वल टू I टाइम्स R इक्विवेलेंट। वापस गैस पोटेंशियल डिफरेंस की जगह लिखना है टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1 एंड गैस करंट की जगह लिखना है रेट ऑफ हीट फ्लो dq by dt और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको ऊपर से मिल जाएगी। तो ये भी एप्लीकेशन हमने रिवाइज करा। इस सब को छोड़ के अगर आपको सपोज गाइस दो रॉड्स मिल जाएं जो आपस में पैरेलल में है, ठीक है, दे आर इन पैरेलल मतलब इनका टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, और अगर इन दोनों का एरिया सेम है, मतलब गाइस सपोज ये एरिया है a/2 एंड दिस एरिया इज आल्सो a/2 और गाइस दोनों का लेंथ सेम है, वो तो दिखाई दे रहा है, तो इस केस में आप टाइम बचा सकते हो एग्जाम में। इस केस में जो K इक्विवेलेंट आता है, K इक्विवेलेंट मतलब अगर आप इसको एक ओवरऑल कंपोजिट रॉड पकड़ो कि वो एक ही रॉड है, तो उसमें K इक्विवेलेंट का आंसर डायरेक्टली आता है K1 प्लस K2 अपॉन 2। डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हो, पर ये तभी करना है अगर दोनों रॉड्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। हाँ, दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी अलग है K1 एंड K2, तो यहाँ पे K इक्विवेलेंट आएगा K1 प्लस K2 होल डिवाइडेड बाय 2। और ऐसे गैस अगर आपके पास दो रॉड सीरीज में है और दोनों का लेंथ सेम है, गैस देखो अगर एरिया सेम है और पैरेलल में है तो ही आप ये लिख सकते हो, और वैसे ही अगर आपका लेंथ सेम है, यहाँ पे देखो दोनों का लेंथ L है और दोनों का एरिया सेम है, वो तो दिखाई दे रहा है, दोनों का एरिया सेम है, यहाँ टेम्परेचर T2 यहाँ टेम्परेचर T1, ये है K1 यहाँ है K2, तो इस केस में K इक्विवेलेंट क्या होगा गाइस, अगर दोनों का लेंथ सेम है तो K इक्विवेलेंट होगा 2 टाइम्स K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो गाइस इसी के साथ दोनों लेक्चर्स रिवाइज हो गए। आज के लेक्चर का समरी, आज के लेक्चर में सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट या लिक्विड का टेम्परेचर चेंज हो रहा है या स्टीम का भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड विल बी ms डेल्टा T। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट एब्जॉर्ब करवाना, जब टेम्परेचर कम होगा तो हीट रिलीज करवाना। एंड जब भी आपका मेल्टिंग या फिर फ्रीजिंग होगा तो उसमें आपको लिखना है Q इज इक्वल टू M इंटू L, वेर L इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ आइस। एंड जब भी बॉइलिंग या कंडेंसेशन हो रहा है तभी भी आपको इक्वेशन लिखना है Q इज इक्वल टू M इंटू L। यहाँ पे मैं LV लिख देता हूँ, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये ऊपर वाला LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और गाइस इसके ऊपर हमने एप्लीकेशन भी सीखे। तो दिस इज द ग्रैंड समरी ऑफ ऑल द 3 लेक्चर्स एंड दिस इज ऑलमोस्ट 75% ऑफ चैप्टर डन। सिर्फ एक कंसेप्ट बचा है, वो हम ब्रेक के बाद करते हैं। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो यस लिख देना। ये वाला सेक्शन ऑफ लेक्चर क्लोज करते हैं।